अगर मैं आपको एक चॉकलेट खरीदने का ऑफर करूं, एक 5 रुपए की है, एक 50 रुपए की है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 90% सेम है, बस मार्केटिंग और पैकेजिंग का फर्क है। तो आप कौन सी वाली खरीदोगे? अब कुछ लोग बोलेंगे 5 रुपए में कहाँ अच्छी चॉकलेट आती है, मैं तो 50 वाली खरीदूंगा। जबकि 5 वाली में भी सेम टेस्ट, सेम इंग्रेडिएंट्स है, बस पैकेजिंग का फर्क है। और कंपनी ने 5 रुपए मार्केटिंग पे एक्स्ट्रा खर्च करके आपसे 40 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। और बात यही खत्म नहीं होती। अब जब आप किसी को 5 वाली चॉकलेट खरीदते या खाते देखोगे तो आप उसकी अफोर्डेबिलिटी यानी खरीदने की पावर पे शक करोगे कि ये गरीब अच्छी चॉकलेट खरीद ही नहीं सकता, इसलिए 5 वाली खा रहा है। और सेम यही चीज हुई थी हमारी सबकी चहेती नैनो के साथ। The world's cheapest car that's mysteriously catching fire. Never was conceived of as being the cheapest car. It was conceived of the people of India, an opportunity to own a car. Nano. 2003 में मानसून का सीजन था। रतन टाटा जी अपनी कार से कहीं पे जा रहे होते हैं तो देखते हैं उनकी कार के आगे एक स्कूटर चल रहा है। तो उसको देखते ही अपने ड्राइवर से कहते हैं कि यार इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, कहीं अगर फिसल गए इस बारिश में तुम्हारी गाड़ी के नीचे ही आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब इनको खतरा हो सकता है, इनकी जान जोखिम में आ सकती है। And the first thought was, what happens if they skid and fall off? And then actually, that's exactly what happened. That led to sort of sitting and doodling, how could you make a scooter safer? And that sort of morphed itself into a low-cost car. एक छोटी सी फैमिली को बारिश में भीगते हुए देख के उनको ये आइडिया है। यही वो पल था जहां रतन टाटा जी के मन में ख्याल आया कि ये लोग कार क्यों नहीं खरीद लेते, क्या मैं इनको अपनी टाटा कार्स में से कुछ डिस्काउंट दिलवा दूं ताकि ये कार ले लें, या फिर इनको एक कार गिफ्ट कर दूं। फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि वो कितने लोगों की हेल्प करते हैं। उन्होंने यही सोचा कि मैं ऐसे कितने लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, 1, 10, 100, 1000 या 1 लाख। अगर 1 लाख लोगों को भी वो गाड़ी फ्री में दे मान लो, भले उनका नुकसान होगा, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो बाइक पर चलते हैं और अपनी जान को डेली किसी न किसी वे में जान को जोखिम में डालते हैं। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या इन जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई अफोर्डेबल कार नहीं हो सकती, एक छत हो, प्रोटेक्शन हो, जो जिंदगी बचा सके? लेकिन प्रॉब्लम थी कि ऐसी कार एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और यहीं से स्टार्ट होता है एक ऐसा चैलेंज जो सुनने और कहने में तो बहुत ज्यादा आसान था, बट उसको एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। रतन टाटा जी जो कि एक सर्टिफाइड इंजीनियर थे, बाहर से पढ़कर आए थे, उन्होंने सोचा स्कूटर को स्टेबल बना देते हैं, उसको थोड़ा सा और ज्यादा सेफ बना देते हैं, उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, इजीली फिसले ना, स्लिप ना करे, एक छत लगा देते हैं। और इसी तरीके काफी सारे डिजाइन मतलब उन्होंने स्केच किए, बहुत ज्यादा चीजें रिसर्च करी, बट जल्दी उनको पता चल गया कि ये ऐसे जुगाड़ से काम बनने वाला नहीं है, इसके लिए एक रियल कार ही बनानी पड़ेगी। पर सवाल ये था कि जो नई कार बनने वाली है उसको किस प्राइस पे बनाया जाए, मतलब किस दाम पे उसको लॉन्च किया जाए ताकि नॉर्मल पब्लिक जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनको टारगेट करके कार बनाई जा रही थी वो लोग इसे खरीद सके। तो इसको समझने के लिए मैं पहले उस टाइम का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो 2003 में जो सबसे सस्ती कार आती थी वो लगभग 2 लाख रुपए की आती थी, जो कि थी मारुति 800। और जो बाइक और स्कूटर थे वो लगभग 30 से 40 हजार में ऑन रोड आ जाया करते थे। 30 से 40 हजार रुपए और 2 लाख में बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम की जो नॉर्मल एवरेज सैलरी हुआ करती थी वो 4 से 5 हजार रुपए हुआ करती थी। तो इन्हीं सब डिस्कशंस के बीच रतन टाटा जी एक बार टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में बैठे हुए होते और इंटरव्यूअर रैंडम उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आप कार प्लान कर रहे हो नॉर्मल पब्लिक मिडिल क्लास के लिए वो कितने रुपए की होगी? तो रतन टाटा जी ने ऐसे कैजुअली उनको जवाब दे दिया कि लगभग 1 लाख रुपए की होगी। बट उन्होंने तो कैजुअली बोला था। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो देखा कि चारों तरफ वही हेडलाइन थी, रतन टाटा बनाएंगे 1 लाख की कार। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि 1 लाख की कार बनाना सिर्फ पेपर पे डिजाइन करना नहीं था, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस सेट करना था, इंजीनियरिंग, मशीनरी, ट्रेनिंग और सब कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो देखते हैं कैसे जीती उन्होंने ये जंग। तो प्रोडक्शन यानी प्लांट जो उन्होंने लगाया, सबसे पहले फैक्ट्री लगाई वेस्ट बंगाल के सिंगुर में। जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको जमीन एलोकेट कर दी और कहा कि आप प्लांट बना लो। उन्होंने प्लांट बना लिया, अच्छे सारी चीजें फिटमेंट्स कर दी उसमें। बट जब वो प्लांट शुरू होने को आया उससे कुछ ही टाइम में जो वहाँ के किसान थे, लोकल लोग थे, वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि भाई ये तो हमारी जमीन है, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इस पे खेती करते हैं और आप जमीन खराब कर रहे हो, 50 तरीके की ब्ला ब्ला चीजें। जिसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अपोजिशन गवर्नमेंट थी वो जानबूझ के एक तरह का दंगा क्रिएट करना चाहती थी ताकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है वो खराब हो जाए और नई जो ओपोनेंट है वो पावर में आ जाए। तो थोड़ा बहुत दंगा करवाना पड़ता है पॉलिटिक्स में, आपको पता ही है। सो ये सब चीजें थी। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। टाटा ने 2 साल तक वेट किया। इस बीच उनका कई सारा नुकसान हुआ। उनकी जो फैक्ट्री की दीवारें थी वो तोड़ गई। टाटा के स्टाफ को पीटा तक गया, उनका सामान तक चोरी कर लिया गया। 2 साल तक वेट करा उन्होंने, 2-2.5 साल 3 साल तक, बट उसके बाद भी चीजें सही नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे काम नहीं बनेगा। तो वहां से उन्होंने 2250 किलोमीटर दूर यानी गुजरात के सानंद में फैक्ट्री लगाने का सोचा और वहां पे जमीन एक्वायर करी। उस टाइम पर 3400 यानी 3400 ट्रक्स लगे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। ये मान लो एक पूरा इकोसिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था। एक छोटी सी दुनिया जो वहां पे बना ली थी, एक फैक्ट्री कई किलोमीटर्स में जो बनी हुई थी, उसको उठा के एक दूसरी जगह लेके जाना था। तो प्लांट तो शिफ्ट हो रहा था, बट इन सब में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा हाई होने लगी थी। तो सवाल ये था, क्या अभी भी 1 लाख की कार बनाना पॉसिबल था? 1 लाख में कार बनाना मतलब एक्सट्रीम लेवल की कॉस्ट कटिंग करनी थी। हर छोटी बड़ी चीज को माइन्यूट लेवल पर जाके डिस्कस किया गया। हर छोटी बड़ी चीज की एकदम छोटे से लेके कॉस्ट कैलकुलेट की गई कि उसको खरीदने में ज्यादा बेनिफिट होगा या उसको खुद मैन्युफैक्चर करें या फिर कहां से मैन्युफैक्चर करवाएं। ये सारी चीजें डिस्कस की गई। बट सिर्फ चीजों को सस्ता करना ही एक आखिरी उपाय नहीं था। चीजों को कम करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो इसके लिए काफी क्रिएटिव आइडियाज आए कि कार में 4 की जगह 3 टायर लगा देते हैं, हाँ जैसे ऑटो में होता है। बट उससे वो थोड़ा सा, आपको पता ही ऑटो या ई रिक्शा आजकल आप देखते हो कैसे पलट जाते हैं, तो वो तो रतन टाटा जी मानने वाले नहीं थे। फिर किसी ने आइडिया दिया कि उसके दरवाजे हटा के उसकी जगह बार लगा दो, जैसे ऑटो में एक साइड होता है ना, बार लगा देते हैं, वो कर देते हैं। या फिर किसी ने बोला कि भाई 2 वाइपर्स होते हैं, उसकी जगह 1 वाइपर लगा दो, जो कि एक्चुअल गाड़ी में भी इंप्लीमेंट हुआ। फिर किसी ने बताया कि जो कार को टायर में 4 नट्स लगते हैं, आपकी सारी गाड़ियों में आप देखोगे मिनिमम 4 नट्स होते हैं। सस्ती गाड़ी में 4, बड़ी गाड़ी में 5 या 6 भी होते हैं। नैनो में सिर्फ 3 ही लगाए जाए, उससे भी एक हाई लेवल की कॉस्ट कटिंग होगी। वो भी यहाँ तक कि जो बेस मॉडल थे नैनो के, उसमें जो साइड व्यू मिरर होता है, लेफ्ट हैंड साइड का साइड व्यू मिरर ही नहीं था। एक क्रिएटिव आइडिया ये भी आया कि हम गाड़ी में 4 दरवाजों की जगह 2 ही दरवाजे लगाते, जिससे काफी कॉस्ट कट की जा सकती है, हमको काफी बेनिफिट मिलेगा। बट रतन टाटा जी ने कहा कि हम डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा गाड़ी में दरवाजे 4 ही रहेंगे, ताकि जो इंडियन वुमेन्स हैं जो साड़ी पहनती हैं वो आसानी से गाड़ी में बैठ सकें और उससे बाहर आ सकें। और इस कार के लिए स्पेशली एक 624 सीसी का इंजन भी डिजाइन किया गया, जिसमें 2 ही सिलेंडर थे। ऐसे बहुत से क्रिएटिव आइडियाज है, जिसमें कुछ तो अप्रूव हुए बट काफी सारे रिजेक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज फुलिश और पैथेटिक थे। दो 2008 जब नैनो लॉन्च हुई, तब तक आते आते लगा लो कि जो महंगाई थी वो लगभग 40% बढ़ चुकी थी। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो चीज 2003 में 100 रुपए की मिलती थी, वो अब 140 रुपए की मिलने लगी। मतलब जो कार रतन टाटा जी ने 1 लाख में प्रॉमिस की थी, अगर वो 1,40,000 में बेचे तब वो पार पे रहेंगे, मतलब वो 1 लाख का चैलेंज पूरा करेंगे। इसको समझने में थोड़ी सी मैथ चाहिए, बट आप ये समझ लीजिए कि 1,40 में अगर वो कार बिकेगी 2003 के 1 लाख के बराबर होगी। फिर भी रतन टाटा जी ने अपना प्रॉमिस मेंटेन किया, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा ना मैथ समझ आती है ना वो समझना चाहते, तो उन्होंने कार को 1 लाख रुपए में ही लॉन्च किया। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि 2 लाख से ज्यादा बुकिंग तो उसके लॉन्च पे ही आ गई थी। बट ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी। नैनो के काफी मॉडल्स में रोड पे ही गाड़ी में आग लगने लगी और मीडिया ने भी अपना काम किया और इस चीज को तुरंत वायरल कर दिया। A Tata Nano was completely destroyed after catching fire while traveling in Margao. तो इसको नोटिस करते हुए ब्रिटिश से एक टीम बुलाई गई टाटा के द्वारा, ताकि वो इसको इंस्पेक्ट कर सकें कि नैनो में एक्चुअली आग लग क्यों रही है। तो जो टीम आई थी उसने इंस्पेक्ट करके बताया कि लोग अनएथिकल इसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वायर्स कट करके जोड़ रहे हैं, अलग अलग चीजें मॉडिफाई करा रहे हैं। तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, लोगों की गलती की वजह से ही इसमें आग लग रही है। डिजाइन बिल्कुल सेफ है, बट अब तक डैमेज हो चुका था। नैनो के साथ आग लगने वाला टैग जुड़ चुका था, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और बहुत ज्यादा होने वाला था। पर आग ही नहीं थी जो नैनो को नुकसान पहुंचा रही थी। एक और चीज थी जिसने नैनो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया, और वो चीज थी उसकी ब्रांडिंग। देखो भाई, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी ब्रांडिंग ही गलत हो गई तो समझो गेम ओवर। नैनो को चीप यानी सस्ती कार बोलकर मार्केट में लॉन्च किया गया। चीप मतलब तो अफोर्डेबल होता है, यानी सस्ती चीज ऐसी होती है कि उसको आप आसानी से खरीद सको। बट इंडियन लोगों ने क्या सोचा, चीप है इसका मतलब ये खराब है, इसमें जो चीजें लगी वो खराब है, ओवरऑल इसका डिजाइन, इसकी क्वालिटी सब कुछ खराब होगी, इसलिए इतना सस्ते में मिल रही है। तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कार लोग सिर्फ जरूरत के लिए नहीं खरीदते, यहाँ पर शौक के लिए खरीदते हैं कि भाई घर के आगे एक बढ़िया गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो उस टाइम पर मारुति 800 आया करती थी, जो बहुत ज्यादा
आउटडेटेड थी, बाहर से भी उसका डिजाइन काफी पुराना था और अंदर से तो था ही। और उसके अलावा जो मारुति वैगनार आया करती थी और सेंट्रो आया करती थी, उनके डिजाइन तो अपडेटेड थे बट वो बहुत ज्यादा महंगी थी। बट चाहे मारुति वैगनार हो, सेंट्रो या मारुति 800 हो, उन सबके ओनर्स को इज्जत मिलती थी। नैनो लेने वाला आदमी सोसाइटी की नजर में एक गरीब आदमी बन गया। नैनो जिसने खरीदी है उसको लोग अज्यूम करने लगते थे कि ये असली गाड़ी, यानी मतलब फुल फ्लैश कार, जैसे कि मारुति वैगनार हो गई या सेंट्रो हो गई या कोई और बड़ी गाड़ी हो, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके खरीदने की बस की बात ही नहीं है। इस वजह से इसने अपनी गरीबी का तगाजा लेते हुए नैनो कार खरीदी। तो एक स्टेटस सिंबल बन गया था ये कि भाई नैनो गरीब लोग लेते हैं। तो 2011-12 आते आते तक बुकिंग्स जो 2 लाख की आई थी वो सिर्फ 74,000 की सेल्स में कन्वर्ट हो गई। मतलब 2 लाख बुकिंग हुई थी बट जो सेल हुई एक्चुअल वो बहुत ज्यादा कम हुई उनसे। 2018 में नैनो की सिर्फ एक कार बिकी, पूरे साल में सिर्फ एक कार। और 2019 में नैनो को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब नैनो फेल हो गई तो जो MG कॉमेट है, जो सेम उसके जैसी दिखती है, उसी के साइज की है, वो क्यों सक्सेसफुल हो गई? दोनों गाड़ियां छोटी थी, दोनों सिटी के लिए डिजाइन की गई थी, दोनों गाड़ियों में 4 लोग बैठ सकते थे, दोनों को हाई माइलेज के लिए डिजाइन किया गया था। हाँ भाई, नैनो में भी 24 की एवरेज आती थी उस टाइम पे, 1 लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर जाती थी। बहुत अच्छा एवरेज है आज की कार के हिसाब से भी। पर रिजल्ट्स इतने अलग कैसे हो गए? नैनो बुरी तरीके से फेल हो गई बट MG कॉमेट है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मार्केट को कैप्चर कर रही है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी डिटेल्स कंपेयर कर लेते। नैनो पेट्रोल कार थी, बाद में CNG भी आया, बट जो MG कॉमेट थी वो कम्प्लीटली EV कार। तो रनिंग कॉस्ट कॉमेट की काफी कम थी इन कंपैरिजन टू नैनो, और पोल्यूशन भी 0। नैनो में कॉस्ट कटिंग की वजह से काफी सारे फीचर्स नहीं थे, यहाँ तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस मॉडल्स में एक साइड व्यू मिरर तक नहीं होता था। नैनो बैठने पे कॉम्प्रोमाइज की फीलिंग आती थी, चाहे वो उसका ओनर हो चाहे उसके फैमिली मेंबर्स। और वहीं पे कॉमेट एक लग्जरी फील देती है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो 20 लाख की कार्स में आते हैं, अगर हम साइज को कंपेयर ना करें और स्पेस को कंपेयर ना करें। जैसे कीलेस एंट्री, 10 इंच की टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, एयर बैग्स और शानदार इंटीरियर। तो नैनो लेने वाले के ऊपर जो गरीब आदमी का टैग लगा, वो MG कॉमेट लेने वाले के साथ बिल्कुल ऑपोजिट था। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो आदमी नैनो लेता था ना, तो उसको ये कहते थे कि ये असली कार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए इसने ये नकली कार खरीद, मतलब नैनो खरीदी है। बट जो इसने MG कॉमेट ली है, उसके लिए लोग क्या सोचते पता है? कि भाई इसके पास 2 या 3 कार ऑलरेडी होंगी, मतलब 2 या 3 नहीं हुई तो 1 कार तो ऑलरेडी होगी, और इसने स्कूटी या बाइक के रिप्लेसमेंट में ये कार ले रखी है। मतलब अमीर बंदा है कि इसने बाइक की जगह भी एक कार ले रखा है, 2 व्हीलर की जगह भी 4 व्हीलर ले रखा है, AC में घूमने के लिए और पार्किंग स्पेस बचाने के लिए। ऐसी मेंटालिटी एस्टेब्लिश होती है MG कॉमेट के साथ, क्योंकि MG कॉमेट में प्राइमरी कार बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ही नहीं, क्योंकि उसको दूर लेकर आप जा नहीं सकते, ज्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि EV है, उसको चार्ज करना पड़ता है। अब ये फुर्सत में होने वाले काम है, बट जिसको एक्चुअल काम करना है कि भाई मुझे ऑफिस से इधर उधर जाना पड़ता है, जिसके पास टाइम नहीं है, जो एक्चुअल में जिनको कार की जरूरत है, वो नैनो ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें पेट्रोल भरा है और कहीं भी जा सकते हैं। टेंशन नहीं है भाई इसको चार्ज करूंगा 4 घंटे लगा के तभी। तो नैनो प्राइमरी कार बन सकती थी कि उसको पेट्रोल भरा है और कहीं भी जा सकते हैं, बट MG कॉमेट उसके अंदर प्राइमरी कार बनने के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थे ही नहीं, तो इसलिए लोग सोचते थे कि ये सेकेंडरी कार होगी। अगर EVs के बारे में डार्क ट्रूथ जानना चाहते हो तो ये वीडियो चेकआउट करो, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मजा आएगा। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। एक ही साइज की 2 कार्स, एक हिस्ट्री बन गई और एक फ्यूचर लिख रही है। तो देखा जाए तो रतन टाटा जी का जो सपना था वो बहुत ज्यादा नोबल था, बहुत ज्यादा अच्छा था, बट सोसाइटी ने उसको चीप यानी सस्ते का लेबल देके नीचे दबा दिया, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको 2-3 लाख में एक कार मिले जिसमें लग्जरी कम हो बट आपको सेफ्टी दे, आपको धूप धूल गर्मी से बचाए, तो क्या आप उसको खरीदोगे जिसकी माइलेज 20 से 25 हो, जिसे लेकर आप कहीं भी जा सकते हो बिना ये सोचे कि रास्ते में बंद हो जाए तो चार्ज कहाँ से करेंगे, या फिर दिखावा ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है सेफ्टी से? अगर कमेंट अच्छी लगी तो उसके रिलेटेड मैंने एक EVs के ऊपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लो और मुझे बताओ कि आप उस बात से सहमत हो कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।